नमस्कार सभी को। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है डीबीएमएस। ठीक है, डीबीएमएस के अंदर हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज डीबीएमएस। ठीक है, इस पूरी टर्म को एक्सप्लेन करेंगे कि डाटा से डाटाबेस बनता है और डाटाबेस के बाद में डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, और इसके बाद में हम इसके आर्किटेक्चर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसका आर्किटेक्चर क्या होता है, और इसके बाद में तीसरा होगा कि डीबीएमएस के लेवल्स। तो ये तीन टॉपिक रहेंगे आज हमारे वीडियो के अंदर। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इसको सबसे छोटी टर्म, बहुत बेसिक से लेकर चलते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से डाटा से उठाते हैं। सबको मालूम है डाटा क्या है, रॉ ऑफ फैक्ट्स बोलते हैं हम इसको, रॉ ऑफ फैक्ट्स। अब ये तो पढ़ लिया हमने, रॉ ऑफ फैक्ट्स है और इसको हमने याद भी कर लिया। एक्चुअल मीन क्या है इसका एक्चुअल मीन हम ये समझते हैं कि हम रॉ वर्ड को उठाते हैं। सबसे पहले रॉ को बोलते क्या है, कच्चा माल है ना, कच्चा माल है। कच्चा माल का मतलब, अब हम इसको अगर हम अपनी जनरल लाइफ से रिलेट करते हैं तो सपोज कि जैसे हमें कोई मकान बनाना है। ठीक है, अब अगर हम कोई मकान बनाना चाहते हैं उसके लिए हमें क्या चाहिए, ईंट चाहिए, सीमेंट चाहिए, बजरी चाहिए, और इसके अलावा जो भी चीजें हैं जैसे मान लो सरिया है और जो भी चीजें हैं। ठीक है, ये सभी चीजें होंगी तभी एक मकान का रूप लेके। अब हम क्या ये बोल सकते हैं कि सिर्फ ईंट से हम मकान बना सकते हैं? नहीं। सिर्फ सरिये से हम मकान बना सकते हैं? नहीं। समझ रहे हो मेरी बात? तो अब हम बात करना चाहते हैं कि अब ये सब क्या है अपनी फॉर्म के अंदर, ये अपनी फॉर्म के अंदर क्या है, कच्चा माल है। ठीक है, ईंट एक कच्चा माल है, सीमेंट एक कच्चा माल है। इन सबको इकट्ठा करके इनका भी पर्टिकुलर होगा कि इतनी ईंट लगेगी, इतनी सीमेंट लगेगी, इतनी बजरी लगेगी, तब जाकर हमारा एक मकान। ये बातें हमें सबको पता है। ठीक है, अब इसको हम अगर टेक्निकल पर लेकर जाते हैं कि जैसे डेटा की हम बात कर रहे हैं, रॉ डेटा क्या होता है। रॉ डेटा का मतलब है सिंपली अगर आपने लिख दिया ए, सिंपली अगर आपने लिख दिया जे, तो इस सिर्फ ए का क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है। इस सिर्फ जे का क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है। तो मतलब क्या है कि ये रॉ मटेरियल है, काम तो आएगा। लेकिन अभी अगर सिर्फ जैसे हमने बोला था ना कि ईंट से, सिर्फ ईंट से मकान नहीं बन सकता, उसी तरह से सिर्फ सिंगल ए से कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन अगर इसी को हम मैनेज कर देते हैं कि इसके आगे आर लगा दें और आगे यहां पर एम लगा दें, तब ये एक नाम बन जाता है। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? जैसे राम बन गया, राम किसी का नाम हो गया, SITA लिख दिया, सीता किसी का नाम बन गया। समझ रहे हो बात? तो अब ये जो चीज निकल कर आई है, हमने क्या किया, डेटा लिया अलग अलग, एक आर लिया, एक ए लिया और एक एम लिया। ठीक है, इन तीनों को हमने एक पर्टिकुलर फॉर्म है इसकी कि आर लगेगा जो है वो ए से पहले, या एम, मतलब जो भी हमने स्टैंडर्ड माना कि हम एक नाम को बनाना चाहते हैं। ये जो चीज निकल कर आई है इसका हम नाम देंगे इंफॉर्मेशन। क्लियर है? तो अब अगर हम बात करें इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन की कि इंफॉर्मेशन क्या होती है। इंफॉर्मेशन क्या है? इंफॉर्मेशन है मीनिंगफुल डाटा, जिसका कोई मतलब निकलता है, जिसका कोई सेंस हो। ठीक है, जिसका कोई मतलब निकलता है, दैट इज मीनिंगफुल डाटा। क्लियर है यहां तक? तो अब क्या है, हमारे पास डेटा है, तो हम आगे बात करते हैं डेटाबेस की। ठीक है, कि डेटाबेस क्या है। एक्चुअली क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो डेटाबेस प्लस मैनेजमेंट सिस्टम दो अलग अलग टर्म है। इन दोनों टर्म्स को जोड़कर और उसके बाद में इसको नाम दिया गया डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है क्या डेटाबेस? डेटाबेस हो गया कलेक्शन ऑफ डाटा, और इस कलेक्शन ऑफ डाटा को मैनेज करना, ये मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर आया। अब वर्ड तो इतना सा है मैनेज करना। मैनेज करने का मतलब क्या है? मैनेज, देखो हम
को सेव क्यों करते हैं? कोई भी जो डाटा है उसको सेव हम इसलिए करते हैं, मतलब दो टर्म्स यूज होंगी इसके अंदर, एक तो स्टोर करना उसको और दूसरा उसको रिट्रीव करना। रिट्रीव का मतलब वापस लेना उससे, जब भी हमें जरूरत पड़ेगी हम उसको यूज कर सके। तो दो टर्म्स है, बस इन दो टर्म्स को चलाने के लिए हमें पूरे डेटाबेस का जो मैनेजमेंट सिस्टम है उसको चलाना पड़ता है। ठीक है, मैनेजमेंट सिस्टम को चलाने का मतलब क्या? अब स्टोर करना है तो बोल देंगे जी सिंपली स्टोर कर देंगे, कॉपी पेस्ट कर दिया या जिससे मान लो फीड कर दिया, ऐसा नहीं है। डाटाबेस के अंदर स्टोर करने का मतलब क्या है? पहली टर्म कि जब आप उसको स्टोर कर रहे हो तो इस बात को आप निश्चित करें कि जब आपको इस डेटा की दोबारा जरूरत पड़ेगी तब उसको इजीली एक्सेस किया जा सके। सेव तो हम कर देंगे किसी भी चीज को, बोलते ना कि हमने इस चीज को उठाकर तो रख दिया लेकिन अब हमें याद नहीं है कि कहां रखा। ठीक है, तो इजीली एक्सेस किया जा सके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसी चीज को आपने सेव तो कर दिया लेकिन जब आपको उसकी जरूरत पड़े और वो मिल ही नहीं रही है तो ऐसे सेव करने का कोई फायदा नहीं। तो ये जो टर्म है, बस इस टर्म को बनाने के लिए हमें पूरा मैनेजमेंट सिस्टम चलाना पड़ता है। ठीक है, फिर दूसरी बात कि डाटा को इस तरह से सेव किया जा सके कि उसके अंदर कम से कम रिडंडेंसी हो। रिडंडेंसी का मतलब क्या है? ये टर्म मतलब ऐसा ही आता है पेपर के अंदर कि ठीक है थोड़ा टिपिकल वर्ड, टिपिकल नहीं है, आपको पेपर में रिडंडेंसी लिखा हुआ ही मिलेगा, लेकिन इसका मतलब है डुप्लीकेसी। हमें डुप्लीकेसी को खत्म करना है। देखो 100% डुप्लीकेसी को खत्म नहीं किया जा सकता, ऐसी कोई टर्म नहीं आई है आज तक डीबीएमएस के केस में कि जिसके अंदर 100% डुप्लीकेसी को रिमूव करें। हम डुप्लीकेसी को खत्म नहीं कर सकते हैं, हम उसको कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। तो अब हम इसको ये लिख सकते हैं कि रिड्यूस रिडंडेंसी। ठीक है, मैक्सिमम जितनी रिड्यूस हो सके उतना हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो रिड्यूस करना है हमें किसको? रिडंडेंसी मतलब डुप्लीकेसी को रिड्यूस करना। ठीक है, तो इन टर्म्स को चलाने के लिए हमें पूरा का पूरा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम चलाना पड़ता है। ठीक है, अब बात करते हैं डाटा रिडंडेंसी। एक्चुअली हमें देखो क्या है कि दो तरह से डाटा को सेव करते थे। मतलब जब डीबीएमएस का कंसेप्ट नहीं था उससे पहले क्या था? फाइल सिस्टम था। फाइल सिस्टम मतलब फाइल सिस्टम को खत्म करने के लिए या फाइल सिस्टम के अंदर जो कमियां थी उनको दूर करने के लिए हमने डीबीएमएस को बनाया। अब फाइल सिस्टम में क्या क्या कमियां थी, तो मतलब जो एडवांटेजेस हैं डाटाबेस की, ठीक है, वही जो है वो कमियां रही होंगी फाइल सिस्टम के अंदर। सबसे पहले यही बात करते हैं कि रिडंडेंसी हम बोल रहे हैं, डुप्लीकेसी की किस तरह की डुप्लीकेसी आती है। तो डुप्लीकेसी की अगर हम बात करते हैं, सपोज एक स्टूडेंट है, किसी कॉलेज में पढ़ रहा है या किसी स्कूल में पढ़ रहा है, मान लीजिए कॉलेज की बात कर लेते हैं। किसी कॉलेज के अंदर एक स्टूडेंट है और ये स्टूडेंट जो है दो कोर्सेज के अंदर एनरोल है, ये मान लेते हैं। ठीक है, एक स्टूडेंट है जिसने आर्ट्स ले रखा है, ठीक है, और आर्ट्स के साथ साथ कोई और किसी भी तरह का कोई कोर्स है, कोई कंप्यूटर कोर्स के अंदर मान लीजिए कि कोई कंप्यूटर कोर्स है, वो भी उसी कॉलेज के अंदर है, लेकिन इसमें दो तरह के कोर्स एनरोल कर रखे हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा कि आर्ट्स वाले टीचर के पास, मैं ये बात कर रहा हूँ फाइल सिस्टम की, ठीक है, कि फाइल सिस्टम में क्या कमियां थी उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, कि जिन कमियों को डीबीएमएस में दूर किया जाएगा या दूर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आर्ट्स के अंदर जो स्टूडेंट था उसकी पूरी डिटेल थी उसके पास। ठीक है, स्टूडेंट की, स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट का फादर नेम, स्टूडेंट का जो भी है मान लो आधार कार्ड या बैंक अकाउंट नंबर, जो भी डिटेल्स हो सकती है, वो सारी की सारी डिटेल्स जो है वो एक आर्ट्स वाले टीचर के पास उसकी सारी की सारी बैठे थे। अब क्योंकि वो सेकंड कोर्स के अंदर एनरोल है तो कंप्यूटर वाले टीचर के पास भी उसको सारी की सारी डिटेल चाहिए। ठीक है, क्या हो गया? रिडंडेंसी होगी ना कि सेम तरह का जो डेटा है वो एक कॉलेज के रिकॉर्ड के अंदर दो बार आ रहा है। अब ऐसे जाने पता नहीं कितने स्टूडेंट्स होंगे, हो सकता है वो 10 हो, 20 हो, 50 हो। तो इस तरह से क्या हो रहा है, डाटा की डुप्लीकेसी बढ़ रही है ना, कि एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड जो है वो बार बार
अलग अलग जगह पर सेव हो रहा है, सेव हो रहा है मान ली बात। इसके बाद में इससे भी ज्यादा खतरनाक काम क्या होगा, इससे ज्यादा खतरनाक काम होगा डाटा इनकंसिस्टेंसी। डाटा रिडंडेंसी की वजह से क्या होगा, लेटर हमारे पास डाटा की इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी का मतलब क्या है, इनकंसिस्टेंट का मतलब डाटा जो है वो कंसिस्टेंट नहीं है या ठीक नहीं है। ठीक है, ठीक नहीं है का क्या मतलब है, जैसे मान लो कि आर्ट्स वाले टीचर के पास जो है बच्चे का एक रिकॉर्ड था जिसमें उसकी सारी की सारी डिटेल थी, और कंप्यूटर वाले टीचर के पास इस बच्चे का सारा रिकॉर्ड था जिसमें बच्चे की सारी डिटेल थी। अब क्या होता है कि इसके अंदर मान लो कि बच्चे का नाम एड्रेस है, बच्चे ने अपना घर बदल लिया, एड्रेस चेंज हो गया, वो आया आर्ट्स वाले टीचर को आके बोल गया कि सर मेरे घर का एड्रेस चेंज हो गया, उसने वहां पर चेंज कर दिया और चला गया। अब क्या होगा, लेटर जब हमें जरूरत पड़ेगी कि हमें उस बच्चे के एड्रेस की जरूरत है, हम किसको सही मानेंगे, इस वाले को या इसके अंदर इस वाले टीचर के पास वो गया ही नहीं। बात समझ रहे हो? तो डाटा क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट हो गया कि हम किसको सही माने, इस वाले को सही माने या इस वाले को सही माने। क्लियर है बात? ये हो गई डाटा इनकंसिस्टेंसी। ओके, फिर इसके बाद में जो है डाटा आइसोलेशन। डाटा का आइसोलेशन से क्या मतलब है, डाटा का आइसोलेशन का मतलब है कि आर्ट्स वाले टीचर ने जो है उस स्टूडेंट के डेटा को किसी और फॉर्मेट में लिखा, मतलब अब जब इंडिविजुअली है सबका अपना अपना रिकॉर्ड, ठीक है, तो कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट तो है नहीं, तो इसने कुछ और फॉर्मेट में लिखा और कंप्यूटर वाले टीचर ने कुछ और फॉर्मेट में लिखा। ठीक है, जब इन दोनों के डेटा को मिलान किया जाएगा तो उसमें भी काफी दिक्कत आने वाली है हमें कि किसी का रोल नंबर पहले लिखा होगा, किसी का फादर नेम पहले लिखा होगा, या कुछ और जो भी फॉर्मेटिंग होगी उसमें कहीं ना कहीं डिफरेंस पैदा होगा। तो आइसोलेट का मतलब डाटा जो है वो अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, एक सबसे जरूरी चीज एटॉमिसिटी की बात करते हैं। एटॉमिसिटी से एक टर्म आती है सामने, ऑल और नथिंग। ऑल और नथिंग, इस टर्म को याद रखना बस। ऑल और नथिंग का क्या मतलब है, देखो आजकल आप लोग सभी लोग मोबाइल यूज करते हैं, ठीक है, तो आप सपोज कि आप कोई भी एक फंड ट्रांसफर की कोई एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, चाहे वो गूगल पे है, चाहे वो फोन पे है, किसी भी तरह की है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, सपोज आपने अपने अकाउंट से किसी को 500 रुपीज जो है वो ट्रांसफर किए, अकाउंट ए है और ये अकाउंट बी है। ठीक है, आपने क्या किए, 500 रुपीज की ट्रांजेक्शन जो है वो किस अकाउंट में डाली, आपने अकाउंट से भेज दिया, आपके अकाउंट से -500 हो गई, किसी भी वजह से वो 500 इस अकाउंट में नहीं पहुंचे। यहाँ पर पहले से 1000 रुपीज थे और अभी भी 1000 रुपीज ही है, और आपके अकाउंट से -500 हो गए। तो ये दिस इज ओनली हैपन ड्यू टू एटॉमिसिटी, कि वो पैसे वहां नहीं पहुंचे हैं तो वो वापस आपके अकाउंट में आ जाए। तो ऐसा होता है, आपके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं और आगे नहीं पहुंचते हैं तो वो फिर वापस आपके अकाउंट के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से, क्यों, क्योंकि इस टर्म का मतलब है या तो कमांड पूरी चलेगी ऑल हैपन, वेदर द ऑल हैपन और नथिंग, वरना कुछ नहीं होगा, एज इट इज रहेगा। समझ गए मेरी बात? तो ये फाइल सिस्टम में संभव नहीं था। फाइल सिस्टम में संभव कैसे नहीं था,
वो वही सेम एग्जांपल है कि जैसे मान लो वही जो चीज थी कि एड्रेस जो है, किसी बच्चे का एड्रेस चेंज हो गया, एक टीचर ने चेंज कर दिया, दूसरे टीचर ने चेंज नहीं किया, ठीक है, तो वो इनकंसिस्टेंसी हो गई। या इसी तरह से मान लो कॉलेज की फीस है, एक बच्चे ने कॉलेज की फीस है 1000 रुपीज, वो 8 साल टीचर को जमा करा दिया, 8 साल टीचर ने अपने रजिस्टर में एंट्री कर दी कि बच्चे ने 1000 रुपए स्कूल की फीस के जमा करवा दिया, कॉलेज की फीस के जमा करवा दिया, लेकिन कंप्यूटर वाले टीचर ने एंट्री नहीं चढ़ाई, तो यहाँ तो पेंडिंग शो कर रहा है। समझ गए? तो इन सब चीजों को खत्म करने के लिए इस फाइल सिस्टम को के अंदर ये जो कमियां थी, इन कमियों को दूर करने की जो कोशिश की गई है वो की गई है डीबीएमएस में। डीबीएमएस में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाया गया जिसके अंदर ये जितनी भी कमियां हमने देखी हैं, इन सभी कमियों को मैक्सिमम रिड्यूस करने की कोशिश की गई है कि कम से कम हैपन हो ऐसी चीजें, ठीक है। तब फिर बात आती है डीबीएमएस की। यहां से हमारा कंसेप्ट स्टार्ट होता है डीबीएमएस। तो डीबीएमएस बेसिकली हम बात कर चुके हैं कि एक डेटाबेस है, कलेक्शन ऑफ डाटा है, और उस डाटा को हमें मैनेज करना है ताकि भविष्य के अंदर जब भी हमें उसकी जरूरत पड़े तो उसको इजीली एक्सेस किया जा सके, ठीक है। तो फिर इसकी जब हम उस एडवांटेजेस की बात करेंगे, डाटाबेस की जो एडवांटेजेस हैं कि क्या एडवांटेजेस है इसकी, तो जो कमियां थी उसके अंदर फाइल सिस्टम के अंदर वो सारी की सारी इसकी एडवांटेजेस आ जाएंगी कि लो रिडंडेंसी हो जाएगी, लो इनकंसिस्टेंसी हो जाएगी, लो एटॉमिसिटी हो जाएगी, ठीक समझ रहे हो मेरी बात। एटॉमिसिटी बढ़ती जाएगी, जैसे भी है कि मतलब जो है सिक्योरिटी बढ़ जाएगी, प्राइवेसी बढ़ जाएगी, ईज ऑफ एक्सेस हो जाएगा। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो सारी की सारी इसके अंदर आपके सामने आ जाएंगी। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आएगा इसका आर्किटेक्चर। डाटाबेस का मैनेजमेंट सिस्टम का आर्किटेक्चर। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का आर्किटेक्चर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 तरह के आर्किटेक्चर हैं इसके। 1 टियर, 2 टियर और 3 टियर। ये 3 तरह का आर्किटेक्चर है इसका, ठीक है। तीनों के बारे में बात करेंगे। 1 टियर का मतलब क्या है? 1 टियर का मतलब है ये आपका कंप्यूटर सिस्टम है, इसी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर आपका डाटाबेस सेव है। डाटाबेस जो है वो इसी कंप्यूटर के ऊपर सेव है, आप इसी कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, यहीं पर स्टोर कर रहे हैं, यहीं से एक्सेस कर रहे हैं, यहीं से सारा काम एक ही कंप्यूटर के ऊपर हो रहा है, उसको हम बोलेंगे 1 टियर आर्किटेक्चर। बात क्लियर? 1 टियर आर्किटेक्चर की बात कर रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ। सेम कंप्यूटर के ऊपर डाटाबेस सेव है, इसी के ऊपर आप काम कर रहे हो, यहीं से आप इसी में आपको स्टोर करना है, यहीं से आपको रिट्रीव करना है, सारा का सारा काम जो है वो एक ही चैनल के ऊपर चल रहा है, दैट इज 1 टियर आर्किटेक्चर, ठीक है। इसके बाद में बात करेंगे हम सेकंड 2 टियर आर्किटेक्चर की। 2 टियर आर्किटेक्चर का मतलब है आप एक कंप्यूटर के ऊपर काम कर रहे हो यहाँ पर, और एक मेन सर्वर है यहाँ पर, ठीक है। आप यहाँ पर डाटाबेस के ऊपर काम कर रहे हैं, आपको किसी भी चीज की जरूरत है, कुछ डाटाबेस से आपको कुछ चाहिए या आपको सेव करना है, कुछ भी काम करना है, वो काम आप इसको रिक्वेस्ट करेंगे, ये अलाउ करेगा, तब वो काम परफॉर्म होगा। 2 चैनल आ गए तो 2 टियर हो गए, ठीक है। काम सारा का सारा सेम ही होगा। देखो टियर कोई भी हो,
डाटाबेस के ऊपर काम तो वही होगा ना कि डाटा को सेव किया जाएगा, डाटा को रिट्रीव किया जाएगा। काम सेम है, लेकिन जो है चैनल बढ़ गया है, अब दो लोगों के बीच में हो गया। ठीक है, यहाँ इसको सर्वर बोल देंगे, इसको क्लाइंट बोल देंगे, इस तरह से चलेगा। और ये होगा 3 टियर के अंदर कि एक कंप्यूटर पर आप काम कर रहे हो, दूसरा कंप्यूटर इसमें ये लोकल सर्वर होगा, लोकल सर्वर आके रिक्वेस्ट करेगा मेन सर्वर को। ठीक है, तो इस केस के अंदर ये लोकल सर्वर हो गया, इसको यहाँ पर लोकल सर्वर से फिर मेन सर्वर के ऊपर, थोड़ा इसको अलग से लिख देते हैं, 3 टियर आर्किटेक्चर को बता देता हूँ। ये वो हमारा ओन कंप्यूटर है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, जिस पर यूजर काम कर रहा है। ठीक है, यूजर रिक्वेस्ट करता है लोकल सर्वर को, लोकल सर्वर को रिक्वेस्ट किया, लोकल सर्वर आगे रिक्वेस्ट करेगा मेन सर्वर को। यहां से जो चीज एग्जीक्यूट होगी वो एग्जीक्यूट होने के बाद में पहले लोकल सर्वर के पास जाएगी, फिर लोकल सर्वर इसको जो है वापस यूजर को, इस तरह से काम करेगा। ये 3 टियर आर्किटेक्चर। ठीक है, फिर इसके बाद में आएंगे इसके लेवल्स। लेवल है, पहला लेवल है एक्सटर्नल लेवल, दूसरा है कंसेप्चुअल, और तीसरा जो है वो है इंटरनल लेवल। ये 3 तरह के लेवल हैं हमारे पास, एक्सटर्नल लेवल, कंसेप्चुअल लेवल और इंटरनल लेवल।